हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का छठा चैप्टर, जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग क्या करेंगे, पूरा थ्योरी को आपको बताएंगे, जिससे क्या होगा इस चैप्टर के बीच से अगर कोई भी एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पूरा थ्योरी को आपको पढ़ाएंगे। थ्योरी बहुत मजे के साथ पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद फिर इस वीडियो का यानी कि इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा वो करवाएंगे, फिर सब्जेक्टिव में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरीके का क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, शुरू से लेकर के एंड तक जुड़े रहिए। सबसे पहली बात। और दूसरी बात दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको नोट करने के लिए कहूंगा कीजिए। हो सके तो आप पूरा नोट करें वीडियो को देख करके। अगर पूरा नोट नहीं किया जाता तो जो मैं नोट करने के लिए कहूंगा वो नोट करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, आपको बहुत ही मजा आएगा इस चैप्टर पढ़ने में, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संगठन जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, इस चैप्टर का हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये होता क्या है। उसके बाद फिर इस चैप्टर का हम लोग परिचय करेंगे, फिर चैप्टर का शुरुआत करेंगे। देखिए, अंतरराष्ट्रीय संगठन वैसी संस्था जिसके सदस्य कार्य क्षेत्र तथा उपस्थिति जिसका सदस्य कार्य क्षेत्र और उपस्थिति विश्व स्तर पर हो यानी कि वर्ल्ड लेवल पर हो। इसका काम जो है वो विश्व में शांति बहाल करना और समस्या का समाधान करना इत्यादि है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय संगठन मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा संगठन जिसका जो सदस्य है वो विश्व स्तर पर है, यानी कि उसका सदस्य क्या है, यानी कि कई देशों का मिलकर के बना हुआ। ठीक है, और उसका कार्य क्षेत्र जो है वो भी विश्व लेवल पे है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे है, यानी कि वो दुनिया लेवल में काम करता है, जैसे कि अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इस तरीके से काम करता है। तो वैसी संस्था जिसके सदस्य कार्य क्षेत्र उपस्थिति विश्व स्तर पर हो, इसका काम जो है विश्व में शांति बहाल करना, शांति को बहाल करना, शांति बनाए रखना इसका काम है। और समस्या यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि इस बार कोरोना का टीका वगैरह आ गया था, कोई भी महामारी आ जाता है, कुछ भी समस्या आ जाती है, आर्थिक स्थिति किसी देश के साथ आ जाती है, तो इसको हेल्प करना, समाधान करना, यही होता है अंतरराष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत। अब अंतरराष्ट्रीय संगठन में भी बहुत सारे संगठन है, हम लोग समझेंगे, लेकिन यह थोड़ा थोड़ा आपको दिया हुआ है। इसके संस्थान जो है वो है एक संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। आज इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। एक है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक है यूनेस्को, एक है विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, एक है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। अक्सर इसके बारे में भी आप लोग सुनते होंगे, तो इनके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो यही है आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन। चैप्टर आपको समझ में आ गया अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ना है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्यों पड़ी, इसको क्यों रखना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय संगठन में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें भारत को क्यों नहीं भाग मिला। बस इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, इस अध्याय में हम लोग सोवियत संघ के खत्म होने के बाद, यानी कि जो सोवियत संघ खत्म हुआ था, जैसे कि आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में पढ़े शीत युद्ध का दौर में कि सोवियत संघ जो है 1991 में कैसे कैसे खत्म हुआ। ठीक है, सोवियत संघ के खत्म होने के बाद अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जब सोवियत संघ खत्म हो गया 1991 में, तो इसके बाद जो अंतरराष्ट्रीय संगठन की भूमिका एकदम से बदल गई। क्यों बदल गई थी? क्योंकि अमेरिका जो बहुत ज्यादा पावर में आ गया था। पहले दो ध्रुव था, एक था सोवियत संघ, एक था अमेरिका। लेकिन जब सोवियत संघ खत्म हो गया, विलुप्त हो गया, बर्बाद हो गया, बिखर गया, तो उसके बाद अमेरिका का जो प्रभाव है, दबदबा है, वो बढ़ गया। ठीक है, तो देखिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे और कि कैसे सोवियत संघ के विलुप्त हो जाने के बाद अमेरिका का शक्ति यानी कि दबदबा बढ़ जाता है। अंतरराष्ट्रीय संगठन को कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि संगठन में कुछ सुधार किया जाए, इसकी कुछ समस्या यानी कि इसकी कुछ कठिनाई के बारे में पढ़ेंगे। और संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत का संबंध के बारे में पढ़ेंगे कि भारत को अस्थायी सदस्य यानी कि वीटो पावर का अधिकार क्यों नहीं मिला है, क्यों नहीं दिया गया है। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल्स में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत आप लोगों को मजा आएगा। बस आप लोग ध्यान से सभी चीजों को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर का जो शुरुआत है वो यहां से होती है। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहां पर बन सकता है। देखिए 2006 के जून महीने में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था। इजराइल जो है वो लेबनान पर हमला किया था। कब किया था? 2006 के जून महीने में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि भाई कब किया था? 2006 के जून महीने में किसने, इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था। क्यों किया था? तो इजराइल का कहना था कि लेबनान में एक उग्रवादी गुट हिजबुल्लाह था। आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान दीजिए। तो इसका इजराइल का कहना था कि लेबनान में जो है एक उग्रवादी गुट रहता था जिसका नाम क्या था? हिजबुल्लाह। उसी पर कंट्रोल के लिए, नियंत्रण के लिए हमला जरूरी था। यही जो है वो अपना बहाना बनाया। कौन? इजराइल। फिर अधिक संख्या में आम नागरिक मारे गए थे इस युद्ध में जब वो हमला किया था। कई सार्वजनिक इमारत और रिहायशी इलाके बमबारी की चपेट में आ गए थे। और कई ब्यूटीफुल जगह थी जो कि इस बमबारी में आ गए थे, विलुप्त हो गई थी, पूरा बर्बाद हो चुका था, तहस नहस हो चुका था। लगभग 2 महीने के बाद यानी कि अगस्त महीने में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ का शॉर्ट फॉर्म क्या है? यूएनओ। ठीक है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने
इस मामले पर प्रस्ताव जारी किया और फिर इजरायली सेना वापस हुई। तो समझ रहे कब 2 महीने के बाद, अब समझिए यहाँ पर कब हमला किया था, कब क्या क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर जून के महीने में हुआ 2006 में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया और लगभग 2 महीने के बाद यानी कि अगस्त महीने में संयुक्त राष्ट्र संघ इस मामले पर प्रस्ताव जारी करता है और उसके बाद फिर इजराइल सेना वापस जाती है। तो कुछ इस प्रकार का स्लो प्रोसेस था। सबसे पहले समझते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संगठन की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्यों। ठीक है, चलिए ध्यान से हम लोग देखते हैं, बहुत आपको मजा आएगा पढ़ने में। सबसे पहले देखते हैं, कभी कभी कुछ समस्या ऐसी होती है जिसका समाधान जो है एक देश नहीं कर पाता है। कुछ समस्या ऐसी होती है जिसका समाधान एक देश मिलकर नहीं कर पाता है, या 2 देशों के बीच लड़ाई यानी कि 2 देशों के बीच अगर युद्ध हो जाए, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान वार हो गया था, तो उसका जो समाधान है वो दोनों दूसरे देश मिलकर नहीं करेगा, किसी तीसरे के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें हो जाए जैसे कि कश्मीर की समस्या, ऐसी समस्या का समाधान जो है वो विश्व स्तर पर होता है और ऐसे ही संगठन को अंतरराष्ट्रीय संगठन कहते हैं। लेकिन कश्मीर की समस्या अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, भारत पर तो आ गया लेकिन पाकिस्तान अभी भी लड़ ही रहा है इसके लिए। तो वही चीज है कि इसकी ऐसी समस्या आ जाए जिसका कि मतलब समाधान वो हम लोगों को नहीं दिखे, तो उसका समाधान के लिए हम लोग जाते हैं विश्व लेवल पर, उसी को कहते हैं संगठन यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो एक अगर मेन तौर पर देखें, एक खास तौर पर देखें, तो अंतरराष्ट्रीय संगठन का बस इसलिए जरूरत पड़ता है क्योंकि 2 देशों के बीच लड़ाई हो जाए, कोई आर्थिक वगैरह स्थिति आ जाए, कुछ गरीबी आ जाए यानी कि आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसमें जो अंतरराष्ट्रीय संगठन हम लोगों को महामारी वगैरह में भूमिका निभाती है। अब आगे देखिए आप, कुछ आदमी था यानी कि कुछ मुख्य पर्सन थे जिसके अनुसार क्यों आखिर ये जरूरत है उसको समझते हैं। उसके बाद फिर अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्यों पड़ी, यहां से जो है आपको आंसर लिखना है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर ये लिखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको ये भी पॉइंट लिखना है, उसके बाद ये भी पॉइंट लिखना है, ये भी पॉइंट लिखना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में कम से कम 2 पेज आपको लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, देखिए डेम हेमरसोल्ड नाम देखेंगे आप लोग, डेंग हेमरसोल्ड के अनुसार, इसके बारे में हम लोग फिर आगे भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, डेंग हेमरसोल्ड के अनुसार ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव थे। जैसे कि महासचिव क्या होता है वो भी आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल आप ध्यान दीजिए कि डेंग हेमरसोल्ड के अनुसार जो है ये क्या थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के यानी कि यूएनओ के दूसरे महासचिव थे। ठीक है, एक प्रकार का आप जज समझ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन जो है वो मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसके नरक से बचाने के लिए है। तो महासचिव जो थे डेंग हेमरसोल्ड, उसके अनुसार क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन है वो मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए। ये नहीं कहा कि स्वर्ग पहुंचाएगा, बस ये है कि उसको नरक बचाएगा। जैसे कि अभी तक तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है, एक यही रीजन है। इसके अनुसार अगर हम समझे तो चर्चिल जी कहते हैं कि हथियार लड़ने से बढ़िया है जवान लड़ी जाए, हथियार लड़ाने से बढ़िया है पहले जवान लड़ी जाए। ये कौन कहता है, चर्चिल कहता है। ठीक है, तो डेंग हेमरसोल्ड के अनुसार हम लोग देख ले, चर्चिल क्या कहता है वो भी देख ले। अब देखते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग यहां से ध्यान देंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में सहायता करता है। सबसे पहला, अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है एक युद्ध और शांति इन दोनों के मामलों में सहायता करता है। कौन, अंतरराष्ट्रीय संगठन। कभी कभी बीमारी या महामारी से लड़ने में मदद करता है, क्योंकि कुछ बीमारी ऐसे होते हैं जिसका इलाज एक देश के पास संभव नहीं होता। ठीक है, तो कभी कभी बीमारी या फिर महामारी से लड़ने में, जैसे कि हाल ही में देख लीजिए कोरोना जो आ गया था आपका, तो एक प्रकार का समझिए तो वर्ल्ड लेवल पे लगभग सभी देश को मिलकर के लॉकडाउन लगाना पड़ा, तभी हुआ, नहीं तो एक देश करता तो संभव नहीं होता। ठीक है, और टीका भी जो लाया तो वो WHO ही लेके आया। तो वही है कि कभी कभी बीमारी या महामारी से लड़ने में मदद करता है, क्योंकि कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसका इलाज एक देश के पास संभव नहीं है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ ग्लोबल वार्मिंग का, इसलिए यहाँ पर दिए हैं। एक आपका विश्वव्यापी ताप वृद्धि, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में क्या आता है, विश्वव्यापी ताप वृद्धि और उसका प्रभाव। ठीक है, क्योंकि कुछ बीमारी ऐसी होती है जिनमें सभी राष्ट्र को मिलकर लड़ना पड़ता है, और यही मिलाने का काम जो है वो करता है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO या फिर अंतरराष्ट्रीय संगठन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर तीसरा रीजन देखें तो वो है प्राकृतिक आपदा। अब प्राकृतिक आपदा में आराम से कोई भी डिफिनेशन लिख सकते हैं कि कभी बाढ़ आ जाती है, कभी तूफान आ जाती है, कभी भूचाल, कुछ भी आप लिख सकते हैं, सुखाड़ आ जाती है, कुछ भी आ जाती है। तो प्राकृतिक आपदा में थोड़ा सा आपको डिफिनेशन लिख देना है। मैं इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा हूँ क्योंकि बहुत ईजी चीजें आपको लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है। ठीक है, लॉन्ग में दीर्घ क्वेश्चन में। अब देखिए, चौथा पॉइंट आपका अंतरराष्ट्रीय सहयोग। अंतरराष्ट्रीय सहयोग करता है यानी कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन देता है। उसके बाद 5वां पॉइंट है आपका आर्थिक विकास में सहायता। ठीक है, एड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कुछ 5 रीजन था अंतरराष्ट्रीय संगठन का जरूरत का। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे वो शांति बहाल करने में, युद्ध में सहायता करता है, शांति में सहायता करता है, युद्ध को खत्म होने में, ये नहीं समझे युद्ध करने में। ठीक है, कभी कभी बीमारी महामारी से लड़ने में, प्राकृतिक आपदा में, अंतरराष्ट्रीय सहयोग में और आर्थिक विकास में सहायता करता है। कौन, अंतरराष्ट्रीय संगठन। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अच्छे से समझिए, यह संगठन जो है वो वैश्विक स्तर की
वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे, वैश्विक स्तर पे वित्त व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और मांगे जाने पर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। और मांगने जाने पर क्या कराता है? वित्तीय तथा तकनीकी सहायता यही मुहैया कराता है। इसमें कुल 189 देश शामिल है। यहां से आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि एमसीक्यू आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनता है, अच्छे से देखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैप्टर से 20 से पूछा जाता है। देखिए क्या पूछ रहा है कि इसमें कुल कितने देश शामिल है, तो इसमें कुल 189 देश शामिल है। कब के अनुसार? यानी कि 12 अप्रैल 2016 के अनुसार अभी तक, यानी कि 12 अप्रैल 2016 को जब इसका ब्यौरा निकला था तो इसमें कुल 189 देश शामिल था। हो सकता है अभी बढ़े, लेकिन सभी देश की राय का वजन बराबर नहीं है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो 189 देश है, इन 189 देशों में से सभी का बोलबाला एक जैसा नहीं है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, जैसे कि अमेरिका का हमेशा ज्यादा है। तो यही चीज यहाँ पर कह रहा है। दूसरा पॉइंट देखेंगे तो समूह 7 के सदस्य के पास 41.29% वोट है, यानी कि समूह 7 में कौन कौन आते हैं आपका यहाँ पर देख लीजिए। अमेरिका, जापान, ग्रुप 7 जो बोलते हैं, यानी कि टोटल 7 कंट्री, एक अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा। तो लगभग 41% जो वोट है, मत है, वो सिर्फ समूह 7 के पास है। और सिर्फ इसमें अमेरिका के पास जो है वो कितना 16.52%, समझ रहे हैं, 16.52% जो है सिर्फ अमेरिका के पास है। लेकिन वहीं पे भारत के पास मात्र कितना है? 2.64। ध्यान दीजिए आप लोग, 2.64% वोट है सिर्फ भारत के पास। तो वही कह रहा है कि इसमें कुल 189 देश शामिल है 12 अप्रैल 2016 के अनुसार। और इनका जो राय है वो वजन जो है, यानी कि इनका जो दबदबा है वो बराबर नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 41% वोट जो है सिर्फ 7 कंट्री के पास, यानी कि ग्रुप 7 के पास, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए। और वहीं पे अमेरिका के पास सिर्फ अकेले जो है 16.52% है, सिर्फ अमेरिका के पास। तो वही चीज आपको कह रहा है, जबकि भारत के पास मात्र इतना है। तो इसीलिए कह रहा है कि सभी का जो है दबदबा बराबर नहीं है। यही आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आपको इन्हीं चीजों को लिखना है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और विकास के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय संगठन की हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, इस परिचय को मैंने आपको बताया। अब हम लोग दोस्तों आगे समझेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ उसमें क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरीके में। और आपका पूछा जाता है विकास। देखिए जितने भी चीज आपको यहाँ पर कराई जा रही है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कराई जा रही है। और दोस्तों सभी चीज इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखेंगे तो आपको बिल्कुल लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव हो सके तो इसी वीडियो से आपका कंप्लीट होगा। वैसे वो भी करवाया जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप आराम से अपने लैंग्वेज में आंसर दे सकते हैं। इसलिए प्लीज ध्यान से आप लोग देखिए। और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते, कंजूसी बहुत करते हैं। आप समझिए इसको बनाने में दोस्तों, टाइपिंग करने में, सब कुछ करने में लगभग 9 से 10 घंटा लग जाता, पढ़ने में, नोट बनाने में, फिर उसको टाइपिंग करवाने में, सब कुछ करवाने में। इसलिए प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने में आप लोग बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, ताकि आपके दोस्त अच्छे नॉलेज रखेंगे तभी तो फिर आगे आप लोग कंपटीशन लड़िएगा, आगे आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। क्योंकि आपको 12 तो रहना नहीं है, 12 के बाद फिर क्या कीजिएगा, फिर बैठ के रहना है। आपको अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप यूपीएससी बीपीएससी लेवल का तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए प्लीज ध्यान से देखिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, जहां भी हो सके। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और विकास। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सबसे पहले देखते हैं। इसकी स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, पहला पॉइंट। दूसरा आपका, शुरुआत में लगभग 51 देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। और वहीं पे 2011 तक इसके सदस्य की संख्या जो है 193 हो गया, ठीक है। तो शुरुआत में कितना थे? मात्र 51 देश के द्वारा इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे कि एक संयुक्त राष्ट्र संघ बनना चाहिए। इसमें टोटल कितने देश शामिल हुए थे? 51 देश शुरुआती में, और उसमें भारत भी था। वहीं पे 2011 तक इसके सदस्य की संख्या जो है वो 193 हो गया, 2011 तक। ध्यान देंगे आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट आपका, 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी में भारत देश इसका सदस्य बना। कब बना था? 30 अक्टूबर। ये कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में, ठीक है। जस्ट 6 दिन बाद, यानी कि 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को भारत भी जो है इसका सदस्य बना। और वैसे इसकी स्थापना के समय ही भारत जो है इसका सदस्य था। जब शुरुआत हो रही थी उसी समय भारत इसका सदस्य था, ठीक है। तो 30 अक्टूबर 1945 एग्जैक्ट डेट यहाँ पर आपको दिया गया है। चौथा पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ जो है वो लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी है। किसके उत्तराधिकारी है? लीग ऑफ नेशन के, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले आया था। ये फेल पड़ गया था, तभी तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध फिर भी एक प्रकार का, वैसे छोटा मोटा नहीं कहेंगे, बहुत बड़े लेवल पे विश्व युद्ध हुआ था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जो है उससे भी ज्यादा खतरनाक था। तो ये लीग ऑफ नेशन के बावजूद इतना खतरनाक हुआ। यही चीज कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी हैं। इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल था।
किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ में, ठीक है। और इस संघ की आम सभा में हर एक देशों को वोट देने का अधिकार था। अब आम सभा क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो इस संघ की आम सभा में हर एक देशों को वोट देने का अधिकार है। तो आपका कुछ इस प्रकार का संयुक्त राष्ट्र संघ हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी तरह का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कैसे कैसे विकास होता है इसको समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के ने यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने दुनिया को इस बात का एहसास तो दिला दिया कि एक ऐसी संगठन होना चाहिए जो कि विश्व स्तर के युद्ध को रोक सके। पहला विश्व युद्ध ही यह एहसास इसमें सभी लोगों को लगभग ये लग गया था कि भाई एक ऐसा चीज होना चाहिए जैसे कि युद्ध विश्व लेवल पे जो भी चीज घटनाएं हो उसको कोई रोक सके, ठीक है, युद्ध को रोक सके और शांति बहाल कर सके। और इतने में लीग ऑफ नेशंस का जन्म हो जाता है। किसका? लीग ऑफ नेशंस का इतने में जन्म हो जाता है। लेकिन यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाता है। परिणाम यह होता है कि पहले की तुलना में और ज्यादा लोग मारे जाते हैं और ज्यादा नुकसान होता है। और लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में दूसरे युद्ध के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है। तो समझ रहे हैं, परिणाम यह हुआ कि पहले विश्व युद्ध से ज्यादा ही खतरनाक हो गया द्वितीय युद्ध, जबकि लीग ऑफ नेशंस था तो इसी के उत्तराधिकारी में इसी के जैसा लगभग एक दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ तुरंत इसकी स्थापना हो जाती है जस्ट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। कब होती है मैंने आपको अभी बताया यहाँ पर 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, ठीक है। शुरुआत में क्या क्या सारा चीज मैंने आपको बताया। आगे देखिए यूएन सुरक्षा परिषद आम सभा क्या है इसके बारे में लोग आगे जानेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। किस कुछ इस प्रकार का यहाँ पर तुरंत स्थापना हुई, ये विकास हुआ, इस तरीके से ये हुआ। अब आगे देखिए विकास एक प्रकार का बोलेंगे तो अभी भी विकास हो ही रहा है, कुछ ना कुछ सुधार हो ही रहा है। ये पूरा चैप्टर जो पढ़ेंगे तो वो विकास पर ही है, लेकिन आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। चलिए, यूएन सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है? तो एक है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। कौन कौन? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद जो ज्यादा ताकतवर यानी कि जो ज्यादा शक्तिशाली था वो द्वितीय विश्व युद्ध में विजेता रहा, वह तुरंत अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार उस समय चुना हुआ था जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो एक प्रकार का जीता हुआ था, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सारी चीजें जो है एक अस्थायी सदस्य जो है उसको कैसे चुना जाता है? बस वो ताकतवर शक्तिशाली था और विजय भी था यानी कि विजेता भी था, जीता हुआ था, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में, उसी को जो है अस्थायी सदस्य के रूप में यानी कि परमानेंट सदस्य, अस्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया जाता है, ठीक है। यह है यूएन सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब अगर दूसरा पॉइंट देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। अब यहाँ पर आपको मैंने कहा था कि महासचिव के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, कम से कम टोटल 3 या 4 महासचिव के बारे में आपको बताएंगे, पूछा जाता है आपका। देखिए अभी वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में जब ये वीडियो बन रहा है तो प्रेजेंट में जो है आपका वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। पूछा गया है ये क्वेश्चन, ध्यान देंगे आप लोग। वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनए को जो महासचिव है, यूएनओ के जो महासचिव है कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कब बना था? 1 जनवरी 2017 से। कब बना था? 1 जनवरी 2017 से। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, कौन है, कब बना था, ठीक है। और ये शुरुआत में यानी कि 1995 से लेकर के 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। कब से कब तक? 1995 से लेकर के 2002 तक, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कब से बने हैं? 1 जनवरी 2017 तक, और अभी 17 से बना है और अभी तक है ही, ठीक है। और 2005 से लेकर के 2015 तक जो है यूनाइटेड नेशन यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूज रहे, ठीक है। ये जो एंटोनियो गुटेरस था वो 2005 से लेकर के 2015 तक यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूज रहे, ठीक है। अब आगे वाला पॉइंट देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं और एजेंसियां हैं। संयुक्त राष्ट्र की कई शाखाएं और एजेंसियां हैं जिसका काम जो है वो अलग देशों के बीच युद्ध को रोकना और शांति की स्थापना करना। और आम सभा, फिर से आम सभा आया, अभी आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। और आम सभा में वैर विरोध पर चर्चा करना, यानी कि आम सभा एक प्रकार का सभा होती है जहां पर चर्चा करना वगैरह होता है, चर्चा करना और सामाजिक आर्थिक मुद्दों से लड़ने के लिए भी। तो यही है संयुक्त राष्ट्र संघ की शाखाएं और एजेंसियां, जिसका सिर्फ काम यही है कि युद्ध को रोकना, शक्ति के। अब एजेंसियां क्या है अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो उसका एजेंसिया का काम क्या क्या है? युद्ध को रोकना, शक्ति की स्थापना करना है। और आम सभा में जो वैर विरोध होता है, चर्चा होता है, कोई गलत चीज पर या फिर कोई सही चीज पर चर्चा होती है तो उस पर चर्चा करना और सामाजिक आर्थिक मुद्दों से लड़ने के लिए भी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां है। देखिए आप वो एजेंसियां कौन कौन सी है, आप लोग स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं। फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। जितना चीज आपको बोल रहे हैं प्लीज उतना चीज कर लिए। तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ 450 प्लस यहाँ पर आपको ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे सारा चीज यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। बस ये है आप लोग कितना ले सकते हैं, आप लोग कितना याद रख सकते हैं, वो आप लोग पर डिपेंड करता है,
ठीक है। और मैं गारंटी देता हूं अगर बच्चे सही से लाना चाहे तो 450 400 नंबर उसका कोई भी नहीं छीनेगा। मैं गारंटी देता हूं इस बात का, क्योंकि यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से सारा चीज लगभग सब कुछ पढ़ा दिया जाता है। समझ गए? चलिए, वो एजेंसियां कौन कौन सा है? सबसे पहला है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। तीसरा है आपका UNHRC, यूनाइटेड नेशन, ये एजेंसी है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स, यहाँ पर एन छुपा मतलब एन यहाँ पर टाइप गलत हो गया है, तो UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये क्या है? संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और चौथा है आपका यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसका मतलब है संयुक्त राष्ट्रीय संघ बाल कोष, ठीक है। तो वो एजेंसियां कौन कौन सी है यहाँ पर मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर देखिए कुछ मुख्य अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी कि कुछ विशेष एजेंसियां, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आप हो सके तो यहाँ भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो हम लोग कुछ मुख्य अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में देख लेते हैं। एक है आपका लीग ऑफ नेशन, एक संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हम लोग यूएनओ बोलते हैं, एक है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, एक है आपका विश्व व्यापार संगठन जिसको बोलते हैं WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इसके बारे में हम लोग एक एक करके नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विश्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे अभी, आपका विश्व व्यापार संगठन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में आगे अभी पढ़ेंगे, आप बिल्कुल इसका टेंशन ना ले। आप लोग हो सके तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पूरा यहाँ पर एक एक चीज टाइप किया गया है, फुल फॉर्म आपको सर्च करने पर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है फ्री में ना, तो आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिए, ये आपको हमेशा काम देगा ये चीज, खास करके फुल फॉर्म, और कोई ट्रिक वगैरह नहीं होता, ठीक है। और पांचवा छठा आपका संबंध संगठन, और सातवां है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। तो ये आपका कुछ एजेंसियां यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन था, विशेष एजेंसियां बोल सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन जो बोलना है, लेकिन ये आपका था। अब देखते हैं सुरक्षा परिषद, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा था अभी कि एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला आपका सुरक्षा परिषद, उसके बाद आपका यहाँ पर आम सभा है, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, तो सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले सुरक्षा परिषद, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। ये पूरा अभी आप चैप्टर को देखते हैं, अभी आप याद करेंगे और सारा चीज जो है आपका दिमाग से आउट हो जाएगा, इसलिए स्क्रीनशॉट लेने बोलते हैं, ये चीज ले लीजिए और बार बार रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। सुरक्षा परिषद, इसमें कुल जो है 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसको हम लोग ने कहा चीन, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, और इसमें सभी देशों को जो है वीटो का अधिकार यानी कि निषेधाधिकार, वीटो मतलब निषेधाधिकार का अधिकार होता है। किसको? ये 5 अस्थायी सदस्य जो होते हैं यानी कि जो परमानेंट होते हैं। और दूसरा है आपका 10 अस्थायी सदस्य, इसका चुनाव जो है वो किसके द्वारा होता है? आम सभा के द्वारा होता है। फिर से आम सभा आया, अभी हम लोग समझ लेंगे। तो इसके चुनाव जो है वो आम सभा के द्वारा सिर्फ 2 वर्षों के लिए होता है। और एक चीज आपको बता देते हैं, 2 वर्षों के लिए जो होता है, तो 2 वर्ष के बाद तुरंत फिर उसको नहीं बनाया जाता है, कुछ साल बाद, कुछ दिन बाद फिर उसको बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं भारत अभी सदस्य है, तो भारत खत्म हो जाएगा, तो फिर तुरंत उसको नहीं बनाया जाएगा दूसरी बार चुनाव में, फिर कुछ साल बाद दूसरा बार, हो सके तीसरा बार, चौथा बार, समझ गए। तो 10 अस्थायी सदस्य, इसका चुनाव जो है आम सभा के द्वारा 2 वर्षों के लिए होता है, और 15 सदस्य, 5 अस्थायी सदस्य परमानेंट, इसका चुनाव वगैरह नहीं, ये हमेशा के लिए है, हमेशा, और इसको वीटो पावर का अधिकार है। अब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में हम लोग समझते हैं। इसमें टोटल 15 न्यायाधीशों का चुनाव 9 वर्षों के लिए होता है। टोटल कितने? 15 जज का चुनाव यानी कि 15 न्यायाधीश का चुनाव 9 वर्ष के लिए होता है। आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत द्वारा होता है, ठीक है। एक आम सभा में और एक आपका सुरक्षा परिषद में, दोनों में पूर्ण बहुमत होगा, उसी के द्वारा ये जो है न्यायाधीश यानी कि जज जो है आपका चुना जाता है। टोटल 15 न्यायाधीश होता है, 15 न्यायाधीश, और चुनाव कब तक के लिए? 9 वर्षों के लिए चुना जाता है, ठीक है। सुरक्षा परिषद और आम सभा के द्वारा चुना जाता है, सुरक्षा परिषद और आम सभा के पूर्ण बहुमत से चुना जाता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि जज, समझ में आ गया आपको। अब आम सभा के बारे में देखते हैं। मैंने आपको बहुत बताया कि आम सभा बार बार आता है, समझिए। टोटल 193 सदस्यों के प्रतिनिधि, आम सभा में टोटल 193 सदस्यों के प्रतिनिधि होना चाहिए। एक प्रकार का सभा है, सभा जो हम लोग बैठाते हैं, सभा बोलते हैं ना, तो टोटल 193 सदस्यों के प्रतिनिधि, सभी को एक समान मत यानी कि सभी को एक बराबर का अधिकार होता है आम सभा में, ठीक है, सभी देश को बराबर। और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, और कोई फैसला के लिए, कोई चीज पर आने के लिए 2/3 यानी कि 2/3 अगर वोट मिल जाएगा, मान लेते हैं अगर 2/3 अगर वोट उसको मिल जाता है, तो समझिए कि वो सक्सेस है, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। तो ये है आपका आम सभा, और इसी आम सभा के द्वारा सारा चीज होता है, ठीक है। न्यायाधीश का चुनाव वगैरह होता है आम सभा के द्वारा, ठीक है। फिर आगे हम लोगों ने देखा संयुक्त राष्ट्र संघ, तो जहां जहां आम सभा के बारे में बोला, तो यही आपका आम सभा है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ अन्य महासचिव यानी कि महासचिव के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। टोटल 3-4 महासचिव के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहला था आपका
ट्राइगव ली, जो कि 1946 जब बना था, 1946 में। कब बना था? 25 अक्टूबर 1946 में। मैंने आपको अभी बताया, ये सब डेट आपको याद रखना है। हो सके स्क्रीनशॉट ले लिए जो बच्चे, बहुत अच्छी बात है। अभी मैंने आपको बताया संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में जो हुआ था, तो उस समय जो सबसे पहले महासचिव थे इसके, वो कौन थे? उसी चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक एक करके 4-5 महासचिव के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहला महासचिव का नाम था आपका ट्राइगव ली। क्या नाम था? ट्राइगव ली, जो कि 1946 से लेकर के 1952 तक रहे थे। ये पहले क्या था? वकील था और विदेश मंत्री था। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे पहला महासचिव जिसका नाम था ट्राइगव ली, 1946 से लेकर के 1952 तक रहे थे। ये पहले जो है वकील और विदेश मंत्री थे। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर हुई लड़ाई में युद्ध को रोकने की कोशिश की। कौन? ये ट्राइगव ली जो है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर की लड़ाई हो रही थी, तो उसको युद्ध को रोकने के लिए यही कोशिश किया था। और कोरिया युद्ध को जल्द से समाप्त ना करने पर इसका आलोचना भी हुआ, और इसी कारण इसको जो है दोबारा महासचिव नहीं बनने दिया गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसका, यानी कि सोवियत संघ जो है इसका दोबारा यानी कि विरोध कर रहा था महासचिव बनने में। ठीक है, तो क्यों कर रहा था? क्योंकि कोरिया युद्ध को ही जो है ये जल्दी समाप्त नहीं कर पाया था, इसी के कारण। समझ गए? चलिए, जल्दी नहीं यानी कि समाप्त नहीं किया था, इसीलिए बस। अब देखिए दूसरा पॉइंट, दूसरा महासचिव का नाम है आपका डेंग हेमरशोल्ड। क्या नाम है? डेंग हेमरशोल्ड। ये जो है स्वीडन में रहते थे। ये जो है अर्थशास्त्री और वकील थे। तो ये चीज पूछा जाता है आपका एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखेंगे। हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, डेंग हेमरशोल्ड ये जो है 1953 से लेकर के 1951 तक बना था। क्या बना था? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बना था। और ये जो है अर्थशास्त्री और वकील थे। ठीक है, सुएज नहर से जुड़े विवाद को सुलझाने और अफ्रीका अनुपनिवेशीकरण के लिए काम किया था। कौन? डेंग हेमरशोल्ड ने। अब तीसरा है आपका यूथार्ट। ठीक है, यूथार्ट नाम आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। 1951 से लेकर के 1971 तक था। और बर्मा म्यांमार शिक्षक और राजनीतिक, ये जो है बर्मा म्यांमार का था, जिसको बर्मा अभी हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वहीं का था ये। और ये शिक्षक और राजनयिक था। और ये क्या किया था? क्यूबा के जो मिसाइल संकट का समाधान ये यूथार्ट ही किया था। ठीक है, शीत युद्ध में हम लोग पढ़े थे, सोवियत संघ जो है वो हमला करने वाला ही था अमेरिका पर। यही क्यूबा मिसाइल संकट, यानी कि क्यूबा नामक जो द्वीप था, वहीं पे जाकर के सारा अड्डा वगैरह जमाया था, हमला करने वाला था वहीं से सोवियत संघ अमेरिका पर। तो वही क्यूबा का जो मिसाइल संकट था। और ये क्यूबा का मिसाइल संकट पे भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए चैप्टर 1 में आपको पूरे अच्छे से बताया। ठीक है, तो यूथार्ट जो है वही समाधान किया था। क्यूबा मिसाइल संकट का समाधान कौन किया था? यूथार्ट। ये जो है 1971 से लेकर के 1971 तक बना हुआ था। 1961 से लेकर के 1971 तक, टोटल 10 साल लगभग। ठीक है, क्या बना हुआ था? महासचिव बना हुआ था। अब चौथा है आपका कुर्ट वाल्डहीम। ये जो है 1972 से लेकर के 1981 तक बना हुआ था। 1972 से लेकर के 1981 तक संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के महासचिव बने हुए थे। ये जो है ऑस्ट्रेलिया के थे। और ये कूटनयिक और विदेश मंत्री थे। ये कूटनयिक और विदेश मंत्री थे। तो टोटल मैंने आपको 4 आदमी के बारे में बताया संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के महासचिव के बारे में। आप लोग एक एक करके सबको देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यूएनओ में मुख्य तौर पर 2 तरह की समस्या है। यूएनओ में यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मुख्य तौर पर 2 तरह की समस्या है। आइए जानते हैं क्या क्या समस्या है। देखिए, इस संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रियाओं में सुधार किया जाए। सबसे पहला, अब इस संगठन की बनावट क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इस चीज को देखते हैं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ना चाहिए। ठीक है, यही आपका बनावट है, तो बढ़ना चाहिए ताकि इस संगठन में समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताओं की नुमाइंदगी हो सके। इसमें मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, इसी को सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की बात उठ रही है। समझ गए? यहाँ पर दक्षिण अमेरिका लिखा हुआ, ना कि अमेरिका। तो यही आपका इस संगठन की बनावट और इस प्रक्रिया में सुधार किया जाए तो आपका जो है मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, इसी को सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की बात उठ रही है। अब दूसरा समस्या क्या है कि इस संगठन का न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए और इसमें लगभग सभी देश सहमत है। यानी कि सभी देश इस बात को एग्री करते हैं कि संगठन का न्यायाधिकार जो है वो आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। अब देखिए, कुछ विशेषज्ञ और कुछ देश चाहते हैं कि यह संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों में ज्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका निभाए। और यह संगठन को विकास तथा मानवीय भलाई के कामों यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, ये आपका क्या है? मानवीय भलाई के काम है। ठीक है, एक स्वास्थ्य है, एक शिक्षा है, एक आपका पर्यावरण, एक जनसंख्या नियंत्रण, एक मानवाधिकार, एक है सामाजिक न्याय, इसको इसी तक सीमित रखे। तो यही है कुछ संगठन का कहना। तो ये दोनों जो है मुख्य रूप से यूएनओ का 2 तरह की समस्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। वैसे समस्या के बारे में भी और भी पढ़ेंगे इस वीडियो में, आप इसका बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब शीत युद्ध के बाद यूएनओ में बदलाव, इस चीज को समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, शीत युद्ध के बाद यानी कि जब शीत युद्ध खत्म हो गया, हमने आपको कहा था चैप्टर के शुरुआत में कि हम लोग जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो शीत युद्ध के बाद की पूरे घटनाओं को पढ़ेंगे कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या क्या बदलाव होता है। तो दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई।
ठीक है। महायुद्ध के बाद जो सच्चाई थी उसी के अनुरूप इसका गठन हुआ। फिर 1991 के बाद महायुद्ध के बाद सच्चाई मतलब क्या कि जैसे अमेरिका वगैरह जितना भी देश इसका सदस्य बना, यानी कि अस्थायी सदस्य बना, परमानेंट जिसको वीटो पावर मिला, तो वो एक प्रकार का विजेता था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो वो विजेता था, बस उसको संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रकार का बोल सकते हैं सचिव बना दिया गया, सदस्य बना दिया गया, और वो भी परमानेंट, उसको वीटो का अधिकार दे दिया गया। तो जैसे था, यानी कि महायुद्ध के बाद जो सच्चाई था उसी के अनुरूप इसका गठन हुआ, किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का। फिर 1991 के बाद यानी कि शीत युद्ध के समाप्ति के बाद निम्नलिखित बदलाव हुए। अब क्या क्या बदलाव हुए इस चीज को समझते हैं। ये भी आपका लॉन्ग शॉर्ट दोनों तरीके के क्वेश्चन में पूछा जाता है। सबसे पहला पॉइंट आपका, सोवियत संघ जो है वो बिखर गया, यानी कि विलुप्त हो गया, पूरा बर्बाद हो गया, ठीक है। ये सोवियत संघ बर्बाद हो गया। दूसरा, सबसे ज्यादा ताकतवर जो है वो अमेरिका हो गया, ठीक है। तीसरा आपका कि सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज्यादा सहयोगात्मक यानी कि कोलेबोरेटिव है। चौथा पॉइंट आपका, चीन महाशक्ति के रूप में बड़ी तेजी से उभर रहा है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, भारत भी इसी दिशा में तेजी से अग्रसर है। तो चौथा पॉइंट आपका यही कि चीन जो है वो महाशक्ति के रूप में बहुत तेजी से अभी उभर रहा है, और इसमें आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, भारत भी इसी दिशा में अग्रसर है तेजी से। अब पांचवा पॉइंट है आपका कि एशिया की अर्थव्यवस्था जो है वो अप्रत्याशित यानी कि अनएक्सपेक्टेड दर से तरक्की कर रही है, ठीक है। अप्रत्याशित यानी कि अनएक्सपेक्टेड दर से तरक्की कर रही है एशिया की अर्थव्यवस्था। अब चौथा पॉइंट आपका कि बहुत सारे देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए, लगभग सभी देश सोवियत संघ से आजाद हुए थे। तो जैसे कि शुरुआत में टोटल 51 देश था, तो उसके बाद जो है बहुत सारे देश जो कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ में जो है शामिल हुए थे, तो उसमें लगभग जितने भी देश थे वो सभी सोवियत संघ से जो टूटने वाला देश था, सोवियत संघ से लगभग 15 देश, तो वही देश उसमें जाके फिर दोबारा शामिल हुआ था, ठीक है। तो बहुत सारे देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था, लगभग सभी देश सोवियत संघ से आजाद हुआ था। दुनिया के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी मौजूद है। तो ये आपका कुछ इस प्रकार का जो है शीत युद्ध के बाद, शीत युद्ध के समाप्ति के बाद निम्नलिखित बदलाव हुआ था, ठीक है। क्योंकि शीत युद्ध के बाद ही सोवियत संघ वगैरह बिखर गया था, ये सारा चीज जो है शीत युद्ध के बाद हुआ था। एक आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए कि यहाँ पर जो एक पूरी नई कड़ी मौजूद है, जैसे कि जनसंहार, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि, महामारी। तो ये जो है दुनिया के सामने चुनौतियों का एक पूरी कड़ी मौजूद है। यह आपका एक प्रकार का चुनौतियों का कड़ी है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव स्वीकार हुआ जिसमें 3 मुख्य समस्या थी, और बस कुछ ही रह गया, यानी कि एक और वीडियो बनेगा इसका। इस वीडियो में जो है आपका पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपका चीज जो है वो बचा हुआ है इस चैप्टर से रिगार्डिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो उसके बाद हम लोग चैप्टर का, यानी कि कल आपका आएगा नेक्स्ट लेक्चर आने के बाद फिर इसका ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू करवाएंगे, फिर इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघु और दीर्घ, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को करवाएंगे इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट बनता है। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहली बार लास्ट बार आपसे बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए। यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से क्लास 12 आर्ट्स की तैयारी कराई जाती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी तरह की पूरी चीज आपको यहाँ पर पढ़ाई जाती है। बस अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।